guys. लेसन हेडिंग थर्ड, क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति जोड़कर देखा जाने लगा। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में मजबूती आई, यूरोप के क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति का जोर देखा जाने लगा। इटली, जर्मनी राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, सूबे, आयरलैंड, पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादी ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूल अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग भी शामिल थे। इसमें बहुत से लोग शामिल थे। इस क्रांति नेतृत्व में प्रोफेसर थे, स्कूल अध्यापक थे, कहने का मतलब क्लर्क थे, ये सभी लोग जुड़े थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा ने, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। प्रथम विद्रोह फ्रांस में 1830 में बोर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद बोर्बो राजा को रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया, उन्हें मतलब ऊपर उन्नति दी गई, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। जो उदारवादी थे, जो सच्चे हृदय थे, उनको हटा दिए, क्योंकि वो सही काम नहीं करते थे। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस का इतना जलवा बताया था लुई ने कि जब फ्रांस छींकता है तो काफ़ी लोग मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है, इतना मतलब उसका प्रभाव बताया। जुलाई क्रांति ने ब्रुसेल्स के विरुद्ध भड़क गई, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी के यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति, यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो संघर्ष चालू हुआ, ये परिश्रम 1821 में। यूनान में राष्ट्रवादियों का निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य का विरुद्ध यूनान संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। प्रशंसा किए और एक ग्रुप बनाया इसके खिलाफ। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? लॉर्ड बायरन की। जब ये धन जुटाकर युद्ध लड़ने गए 1824 में, तो बुखार से उनकी मृत्यु। अंततः 1820 में कुस्तुम्बिनिया के संधि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। जब ये मर गए तो वहाँ भाई स्वतंत्रता हुई। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत का एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानी, किस्सों, संगीत राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकार, कवियों ने तर्क वितर्क, विज्ञान और महिमान्यन की आलोचना की और जगह भावियों और अंतर्दृष्टि रसवादी भावनाओं को जोड़ दिया। उनका प्रयास था कि साझा सामूहिक विरासत और अनमोल सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार मिले। एक आधारभूत इकाई हो जाए भाई। जर्मनी दार्शनिक योदन और गाइटफार्ड जैसे रोमान चिंतकों का दावा था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति आम लोगों को दास में निहित थी। राष्ट्र को सच्ची आत्मलोकोजन काव्यों को प्रकट होती थी। इसीलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के आवश्यक था। संस्कृति संगीत को भी ये मानते थे। स्थानीय लोग
साहित्य को एकत्र करने। उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों में पहुंचाना था, जिनसे अधिकांश निरक्षर यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे बड़ी शक्तियों ने विभाजन किया था। यद्यपि पोलैंड स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं, किंतु संगीत भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना में रखी गई। मसल क्रोएन एंड कुर्स्पी राष्ट्रीय संगीत गुणगान किया और माजुरुका लोकनृत्य राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। उनके संगीत का गुणगान करके उनको एक नई तकनीक नाम दिया गया। भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं का विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, भाषा भी बदल बदल के बोली जाती थी। रूसी कब्जे पोलिश भाषाओं स्कूल एंड बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। बाकी भाषाओं को हटा करके, भाई राज्य तो था ही और उनके शासन जैसा वो राजा कहता था उस अनुसार प्रजा को मानना ही पड़ता था, क्योंकि शासन में आए हुए लोगों को मानना ही पड़ता है। आखिरकार इनके सदस्यों राष्ट्रवादी विरोध के भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च आयोजन, संपूर्ण धार्मिक शिक्षा, पुलिस इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या पादरियों बिस्मों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने सजा और साइबेरियन भेज दिया गया, क्योंकि उनमें रूसी भाषा के प्रचार करने के इनकार न दिया। पोलिश भाषा प्रभुत्व और विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक को रूप देने जाने लगी। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। अब देखिए, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह कैसे हुआ। 1830 में दक्षिण यूरोप में भारी कठिनाइयाँ को लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले को तादाद, उपलब्ध रोजगार अधिक था। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों में लघु उत्पादकों में अक्सर इंग्लैंड आयोजित मशीन बने सस्ते कपड़े कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिक स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों, छोटे कारखानों में होता, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत। यूरोप में इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने में शहर और गांवों के व्यापक गरीबी फैल जाती थी। भाई, फसल खराब हो जाता था तो गरीबी उस राज्य में आ जाती थी, क्योंकि जब फसल नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या। 1848 में ऐसा एक वर्ष था, खाने पीने की कमी और बेरोजगारी से पेरिस लोग सड़कों पर उतर आए। इतना खाने पीने का लाले पड़ गए कि लोग सड़क पर उतर आ गए। जगह जगह अवरोध लगाए गए। लुई फिलिप को मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र घोषणा किए। 21वीं वर्ष ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया। काम के अधिकार, गारंटी, रोजगार और राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1848 में सिलसिला बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्हें कच्चे माल देकर निर्मित कपड़ा लेते, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विनयन होल पोर्टस्लिमिया में एक गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान थी। 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकर एक भीड़ घरों में निकली और 2 कतारों में चले ठेकेदारों को कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजबूर मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां भी दी गई। कभी घृणा का व्यवहार तो कभी चुनौतियां, कभी धमकी मार डालने की। इसके बाद भीड़ जबरदस्त घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, मिट्टी, नफीस चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य भंडार गिरे में घुस पर भंडार लूटकर उसे तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवहन के साथ पड़ोस के गांव में भाग गए। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार दिया गया। ठेकेदार जब भागे तो उनको दूसरे भी गांव में शरण नहीं दी गई। 24 क्योंकि वो करप्शन करते थे, अत्याचार करते थे और अत्याचारियों का कहीं भी गुजारा नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटाकर उसे बाद में जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को भी गोली मार दी गई। भाई, युद्ध हुआ, उसमें गोलीबारी चली और उसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई। उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति 1814 में अनेक यूरोपीय देश गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी,
ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। भुखमरी के कारण उन्हें समांतर पढ़े लिखे मजदूर क्रांति हो रही थी। फरवरी 1848 घटनाओं में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। एक गणतंत्र घोषणा की जो सभी पुरुषों एवं सार्वत्रिक मताधिकार आधारित थे। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राज्य और अस्तित्व में नहीं आए, जैसे जर्मनी, इटली और पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरिया साम्राज्य को दान मध्यवर्गीय स्त्री पुरुषों संविधान की मांग राष्ट्रीय एकीकरण मांग से जोड़ दिया गया। बढ़ते हुए असंतोष फायदा उठाया गया। निर्माण मांगों में राष्ट्रीय संविधान, प्रेस और स्वतंत्रता संगठन बनाने की आज़ादी सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में राजनीतिक आंदोलन में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली मतदान का फैसला 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान प्रारूप तैयार किया गया। वो प्रारूप व्यवस्था क्या था? जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा पोलैंड विल्हेल्म चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसे अस्वीकार राजाओं के साथ निर्वाचित सभा में विरोधी थे। कुछ विरोधी थे तो कुछ उसके पक्ष में थे। कुलीन वर्ग सेना का विरोध बढ़ गया। वहीं संसद सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद मध्य वर्ग प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों कारीगरों मांगों की विरोध किया। इससे वे समर्थन अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर किया गया। भाई वो सभा भंग हुई जब सैनिक वहां आ गए। उदारवादी आंदोलन और अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान कर मुद्दा विवाद। हालांकि आंदोलन में वर्षों की बड़ी संख्या महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू हुई और राजनीतिक बैठकों के प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च ने फ्रैंकफर्ट संसद की सभा की गई तब महिलाओं को केवल फैसलों में 10 देर खड़े होने दिया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया तो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी रियायतें देकर ही क्रांति दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता है। उदारवादी प्रेम से मिलजुल कर ही राष्ट्र का दमन दूर हो सकता है। 1848 में वर्षों में मध्य पूर्वी यूरोप ने कुछ राजशाही परिवर्तनों में आरंभ किया जो पश्चिमी 1815 से पहले हो चुके। इसका हैंसवर्थ अधिकार वाले क्षेत्र रूस में शासन बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैंसवर्थ शासकों ने हंगरी के लोगों ज़्यादा स्वार्थ प्रदान। हालांकि इसमें नेनुकुर में प्रभुत्व का सत्ता ही साफ हो गया। जब जनता जागी तो सत्ता भी वहाँ का साफ हो गया। सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से समझें। जहाँ उनको प्रॉब्लम हो तुरंत क्वेश्चन करके पूछें और एक्सरसाइज कंप्लीट